नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जो दोस्तों अपने लाइव किया था उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो लाइव नहीं हो उसका था। पर अपनों को मैं आपको बेटर देने की कोशिश करूंगा, अगले वाली लाइव में देखेंगे। तो अभी रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ लो थोड़ा सा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों। ठीक है, एमसीक्यू है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यू मैंने आपके लिए लाए हैं। वीडियो को अंतिम तक जरूर देख के जाना, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ आपसे कुछ ना कुछ नया सिखाकर जरूर जाने वाला हूँ। तो पढ़ते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक बार और बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि छोटी बड़ी नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, जोड़ पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? खिंचाव बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, तन्यता बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या चालकता बढ़ाने के लिए? ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चालकता बढ़ाने के लिए। देखिए, जोड़ पर जो सोल्डरिंग की जाती है, प्रतिरोधकता क्यों बढ़ाएंगे अपने, ठीक है, खिंचाव क्यों बढ़ाएंगे, और तन्यता भी वैसे ये सबसे बेटर ऑप्शन होता है चालकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ भी थोड़ी बहुत बच जाती है, लेकिन ऐसा ऑप्शन आए एग्जाम के अंदर तो अपने को चालकता की तरफ जाना है। ठीक है, जिसको चालकता मतलब जल्दी से जल्दी जो धारा प्रवाह है, अधिक से अधिक धारा प्रवाह है, इसमें से हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ब्रेजिंग के दौरान उपयोग की जाने वाले सबसे भराव धातु एक मिश्र धातु कौन सी है? ठीक है, ब्रेजिंग का उपयोग किस धातु का उपयोग किया जाता है? मिश्र धातु का। ठीक है, तो तांबा व जस्ता इसका बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। ए नंबर ऑप्शन है जो तांबे एवं जस्ते का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें? ब्रेजिंग के दौरान। अब आपको बता दो इसका जो तांबे का परसेंटेज और जस्ते का जो परसेंटेज है वो कितना होता है? ठीक है, कमेंट करके बता दो तांबे और जस्ते का जो परसेंटेज है वो कितना होता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से और क्या कह रहा है से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन, प्रति ओम परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं कहते, ओम का नियम नहीं, यांत्रिक तुल्यकांत ये नहीं कहते। ठीक है, और देखो डी नंबर ऑप्शन है ना, ये होगा इसका राइट आंसर। क्या कह रहा है कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रतिरोध का ताप गुणा या रेजिस्टेंस कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि ताप गुणा का आपको पता है, पीटीसी, एनटीसी, जेडटीसी, वो इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, परिभाषा होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो, कि यदि तीन प्रतिरोधक कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में तीन रेजिस्टेंस है मान लो। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम का है। ये कितने ओम का? 2 ओम, 3 ओम और ये 4 ओम का है। तुल्य प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। अब देखो डेफिनेशन दी सीधी अपने को कि सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक होगा। नहीं जी दोस्तों, ये कब होता? जब श्रेणी सर्किट होता। कौन सा सर्किट होता? श्रेणी सर्किट होता, तब ये वैलिड होता ये ऑप्शन। ठीक है, अब देख लो बी नंबर, सबसे बड़ी प्रतिरोध मान से कम। ठीक है, और लेकिन सबसे छोटे प्रतिरोध मान से भी से अधिक। ठीक है, ये नहीं होगा। सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से अधिक, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होगा। देखो क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है समांतर क्रम में हमेशा घटता है और श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। ठीक है, जैसा कि आपको फॉर्मूला याद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इसकी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो ज्योति तीव्रता है उसका प्रतीक क्या होता है? ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का प्रतीक होता है आई होता है। ठीक है, मैं बता दूं ज्योति तीव्रता का प्रतीक आई होता है। और अपने इसकी मात्रा की बात करें तो ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन या और भी अन्य मात्रक होता है इसका, वो होता है। ठीक है, अन्य मात्रक की बात करें अपने तो कैंडला एक होता है। ठीक है, वो इसका एक अन्य मात्रक होता है किसका? इसमें से जो प्रदीप्ति लेशन है उसके अंदर देखो अपने को लगभग ये मात्रक ही पूछे जा सकते हैं। देखो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आज का, मैं मानूंगा इसको, कि पदार्थ की जो मात्रा है निम्न में से किसमें व्यक्त की जाती है? किसमें जो पदार्थ की मात्रा है किसमें व्यक्त की जाती है? ठीक है, अब देखो मीटर दे रखा है, मीटर के अंदर क्या पदार्थ की मात्रा व्यक्त की जाती है क्या दोस्तों? तो नहीं की जाती। जो मैं आपको बताऊं लंबाई होती है वो क्या होती है? मीटर में व्यक्त की जाती है। ठीक है, केल्विन की बात करें आपने तो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर की अपने बात करें तो देखो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल होता है ना, वो मीटर स्क्वायर में लिया जाता है हमेशा। अब बचा ऑप्शन ए की अपने को, तो डी नंबर इसका राइट आंसर कर देंगे। जो पदार्थ की मात्रा है वो हमेशा मोल में व्यक्त की जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चांदी रंग की सहनशीलता का मान कितना होता है? ठीक है, 3, 5, 10
±20%, ठीक है। तो चांदी रंग की सहनशीलता, आपको कलर कोड जो सारणी है वो आपको रटनी होगी, याद करनी होगी, ठीक है। उससे ही ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो चांदी रंग की सहनशीलता कितनी होगी, 10% होगी, ठीक है। और 5% किसकी होती है, फिर गोल्ड की होती है, सोने की होती है। अब मेरे को कमेंट करके बता दो, जो 20% ±20% सहनशीलता टॉलरेंस होती है वो किसकी होती है, किस धातु की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वही स्टोन ब्रिज में, अब बना लेते हैं अपने को वही स्टोन ब्रिज, ठीक है। क्या बना लेते हैं, एक वही स्टोन ब्रिज बना लेते हैं। देखो ये एक होता है अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वही स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं ऐसे, और ये होता है गैल्वेनोमीटर, जो धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखो गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा प्रवाहित, करंट इसमें से क्या फ्लो नहीं हो रही है। जो गैल्वेनोमीटर धारा का मान कितना है, 0 है, ठीक है। तो वह परिपथ जो ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, असंतुलित परिपथ कहलाता है, ठीक है। जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। संतुलित परिपथ होता है जब क्या गैल्वेनोमीटर का जो धारा है वो 0 हो जाती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक दो फॉर्मूले और भी बनते हैं इसका, बट ये सबसे बेटर है। पी क्यू याद भी रहने का सबसे अच्छा तरीका है, पी क्यू ओपन के अंदर आर एस, ठीक है। पी बटा क्यू बराबर क्या है, आर पोन के अंदर एस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया है नीमी बुक में, नीमी असाइनमेंट से। बोल रहा है कि पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है लगभग कितना होता है, पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। ना अनंत होता है, ना इकाई होता है, ना 1000 ओम या 1 किलो ओम होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप शून्य की तरफ ही जाना। पृथ्वी का लगभग रेजिस्टेंस क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तभी तो अपने ग्राउंड करते हैं, क्योंकि इसमें से जो करंट फ्लो जल्दी हो जाती है, ठीक है, ग्राउंड में से। अब देखो गैसें निकलती है, ये प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गैसें निकलती है किसमें, शुष्क सेल की आवेशन में, शुष्क सेल की विसर्जन में, संचायक सेल की विसर्जन में, संचायक सेल की आवेशन में। अब देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को ढंग से अपने को इस और ढंग से इसको ऑप्शन को पढ़ना होगा, ठीक है। जैसा कि पहला ऑप्शन कह रहा है शुष्क सेल के आवेशन को। अब सभी को पता है कि जो गैसें निकलती है वो निकलती है हमेशा सेकेंडरी सेल में, ठीक है। जो एक प्राइमरी सेल है, कौन है, शुष्क सेल एक प्राइमरी सेल है, इसके गैसें नहीं निकलती, ठीक है। एक ही बार यूज करेंगे। शुष्क सेल विसर्जन आवेशन को अपने कोई मतलब नहीं है देखना प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, संचायक सेल है, ये सेकेंडरी सेल है जो कि स्टोर करते हैं ठीक है। अब देखो संचायक सेल है सेकेंडरी सेल के विसर्जन से, ठीक है, डिस्चार्ज से। तो क्या डिस्चार्ज से कभी गैसें निकलती है, नहीं जी दोस्तों, डिस्चार्ज से कभी गैसें नहीं निकलती है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बचा ऑप्शन ए की अपने अपने लिए, ठीक है। क्या बचा, संचायक सेल सेकेंडरी सेल जब आवेशन या चार्ज करते हैं तो उस समय गैसें निकलती है। सामान्यतः अपने बोल सकते हैं कि जो लेड एसिड सेल होता है उसमें क्या होता है, लेड एसिड सेल होता है उसमें क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है, आवेशन के समय जब आप चार्ज करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। अब देख लो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने लिए आपके लाया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 5 एम्पेयर की धारा 1200 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 6.6 ग्राम चांदी एकत्रित हो तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना कीजिए, ठीक है। अब पूछ रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जड पूछ रहा है अपने को। अब देखो जड इसमें जो मान लो जड अपने ज्ञात कर लिया 1.1100, वैसे तो नहीं दे रखा नहीं है ना। तो अपने बात पता होनी चाहिए कि ती तांबे का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक वो कितना कितना होता है, एल्यूमिनियम का, चांदी का, नाइट्रोजन का, तभी अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं कि अपने को इसमें एम्पियर धारा दे रखी है 5 एम्पियर, ठीक है। और टाइम देख रखा है सेकंड के अंदर ही दे रखा है 1200 सेकंड, और एम का मान जो मास द्रव्यमान दे रखा है 6.6 ग्राम प्रति कूलम, ठीक है। अब आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है बराबर क्या होता है, एम बराबर जड आई टी, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं एम बराबर जड 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 इंटू के अंदर क्यू टी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्यू बराबर आई टी होता है। अब देखो कि अपने को क्या ज्ञात करना है, जड ज्ञात करना है, तो एम अपॉन के अंदर आई टी आ जाएगा, एम अपॉन के अंदर आई टी आएगा ना। तो एम का मान रख देंगे, एम का मान कितना है 6.6 इंटू के अंदर आई का मान कितना दे रखा है और सेकंड का मान कितना दे रखा है, ठीक है। इसकी जब अपने कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है 0.0011 ग्राम प्रति कूलम, ठीक है। अब देखो आपको याद है कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है किसका, चांदी का, वो कितना होता है 0.0011
और क्या होता है ग्राम ग्राम प्रति कूलाम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, कि अपने को सीधा ये पूछ ले, सीधा अपनी धातु दी जाए और विद्युत रासायनिक तुल्यांक अपने से पूछ ले, तो इसका राइट आंसर अपनी चांदी कर देंगे। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिना आवर्ती बदलने बदलने व वोल्टेज बिना आवर्ती बदले। ठीक है, सॉरी दोस्तों, बिना आवर्ती बदले मतलब आवर्ती को चेंज नहीं कर रहा है, वोल्टेज जो करंट को कम अधिक कर रहा है वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। देखो एक चीज और नहीं बदलती है ट्रांसफार्मर के अंदर, क्या नहीं बदलता है, पावर फैक्टर हमेशा। ठीक है, पावर फैक्टर और फ्रिक्वेंसी को कभी नहीं बदलता है ट्रांसफार्मर, करंट या वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप करता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक प्रेरण मोटर में क्या करें, इंडक्शन मोटर है, स्टेटर एवं रोटर, सॉरी दोस्तों क्रोड नहीं है, ये क्रोड है। ठीक है, कोर जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, क्रोड ये होती है कोर। ठीक है, और क्रोड बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। जो क्रोड होती है वो चुंबकीय पदार्थ की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, रीजन इसका पूछ रहे हैं अपने को। जो देखो ऑप्शन के अंदर अपने को क्या दे रहा है, रोटर मजबूत बनाई जा सके, नहीं जी, हाँ बी नंबर उसका इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, जो मैग्नेटिक करंट है उसका मान कम हो जाए, इसलिए जो स्टेटर एवं रोटर की क्रोड है जो मैग्नेटिक पदार्थ की बनाई जाती है मैग्नेटिक करंट को कम करने के लिए। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की कितनी विधियां। ठीक है, अब देखो सिंक्रोनस मोटर की चालू करने की विधियां बता देता हूँ आपको। पहली होती है पोनी मोटर द्वारा, जो सिंक्रोनस मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, पोनी मोटर लगा के सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोनी मोटर होगी। उसके बाद होती है स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, कौन सी होती है, स्लिप रिंग मोटर, इंडक्शन मोटर होती है, उसके द्वारा भी अपनी क्या कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं मोटर को। कौन सी, सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर को। ठीक है, एक होती है डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा ही क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को चालू कर सकते हैं। अब देखो कितनी विधियां बताई मैंने, 3 विधियां। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए विधियां कितनी है, 3 विधियां हैं। तीनों का नाम मैंने बता दिया है। अब मैं आपको एक ही बता देता हूँ, डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग एक जगह और किया जाता है। कौन सा, देख लो, हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए। हंटिंग इफेक्ट होता है ना, जब वाइंडिंग है वो क्या, हंटिंग मतलब कंपन करने लग जाती है, तब डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग अपने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, तो क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है शून्य, क्योंकि अब भाई सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट ही नहीं है, तो स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ से आएगा, ये मेरे को बता दो। कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसलिए इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमेशा 0 या शून्य माना जाता है। ठीक है, इसलिए वो क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये देखो एग्जाम के अंदर कई बार पूछ भी चुका है कि एक आइडल एमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः होता है। देखो दोनों का अपने को याद रखना पड़ेगा, क्रमशः अपने को आगे उल्टा उल्टा सीधा नहीं करना है, बिल्कुल सही सी स्टेप, तभी अपने को क्वेश्चन ये सही होगा। देखो एमीटर क्या कह रहा है, एक आदर्श एमीटर है, उसका जो आंतरिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो आंतरिक रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, तो मैं बता दूं शून्य होता है। ठीक है, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। और अपने बात करें एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हाई होता है। ठीक है, क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसके अंदर दे रखा है अपने को, बी नंबर के अंदर दे रखा है, हाई या अधिकतम बोल सकते हैं। ठीक है, अब उल्टा आ जाए क्वेश्चन, आप मेरे को कमेंट बता दो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कह रहे हैं कि एक आदर्श एमीटर का तथा एक आदर्श एमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का जो चालकता होती है वो कितनी होती है भी। ठीक है, चालकता होती है वो उसकी उल्टी जाए, जस्ट ही कमेंट करके बता देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलता है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन ही बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने लिए आपके लिए लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक उपकरण की संवेदनशीलता किसको बोलते हैं, संवेदनशीलता सुग्राहिता। ठीक है, सुग्राहिता को बोलते हैं, और वो किस में व्यक्त की जाती है, हमेशा ओम प्रति वोल्ट के अंदर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। और सुग्राहिता का जो मान होता है, संवेदनशीलता पीएमएमसी मीटर होता है ना, पीएमएमसी मीटर उसका उसकी जब सबसे हाई होती है, उसके बाद पीएमएमआई इंडक्शन मीटर होता है ना, उसकी सबसे उससे कम होती है, सबसे कम किसकी होती है, डायनमोमीटर की सबसे कम होती है। ठीक है, एक उसका और मात्रक होता है संवेदनशीलता का, क्या होता है, प्रति एम्पियर। ठीक है, प्रति एम्पियर इसका एक और अन्य मात्रक होता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें जो कंट्रोल रोड होती है वो किसकी बनी होती है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया डायरेक्ट, तो आपको याद रखना है जो कैडमियम तथा बोरोन की कंट्रोल रोड बनाई जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। ये क्या काम करती है, जो इलेक्ट्रॉन की बहुत
कंट्रोल शब्द से ही समझ लो कि जो कंट्रोल शब्द है, जो इलेक्ट्रॉन बहुत गति से आते हैं उसको रोकने के लिए कंट्रोल रोड लगाई जाती है, जो कैडमियम या ब्रोन को, कैडमियम तथा ब्रोन की बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्न में से किस कोयले की सबसे अधिक किस में जो कार्बन की मात्रा है वो मिलाई जाती है। ठीक है, अब देखो एंथ्रेसाइड कोयला है, पीट कोयला है, बिटुमिन्स कोयला है और लिग्नाइट कोयला है। अब सबसे बता दूं सबसे खराब कोयला है वो है पीट कोयला। ठीक है, क्यों है पीट कोयला, क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा है 15 से 20% इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, और बिटुमिन्स जो कोयला है उसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 60 से 80% तक मिलाई जाती है। और ये कोयला है जो अपने पावर प्लांट होता है ना, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में दिखाया थर्मल पावर प्लांट, उसमें वो बिटुमिन्स कोयला उपयोग में लिया जाता है। क्योंकि ये जो एंथ्रेसाइड होता है वो ये क्या होता है, इसमें कार्बन की परसेंटेज जो होती है 90% से अधिक होता है इसमें कार्बन की मात्रा, क्योंकि ये सबसे बढ़िया जो कोयला है एंथ्रेसाइड है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा है सबसे अधिक होती है, लेकिन सबसे बढ़िया होगा तो आपको पता सिंपल सी बात है, सबसे बढ़िया होगा और सबसे महंगा होगा। सबसे महंगा होने के कारण जो ये कोयला एंथ्रेसाइड अपने पावर प्लांट में उपयोग में नहीं लेते हैं और बिटुमेन्स कोयला अपने पावर प्लांट में उपयोग लेते हैं, क्योंकि इसमें जो इन दो कोयलों के हम कंपेरिजन कराएं तो इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है और इसमें अपने बात करें तो 20 से 40% इसमें कोयले की मात्रा होती है। ठीक है, कार्बन की मात्रा होती है, सॉरी दोस्तों, कार्बन की मात्रा इसमें होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइड कोयला है। ठीक है, क्या है, एंथ्रेसाइड कोयला है, जिसमें क्या है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19-20 कह रहे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि वितरण प्रणाली में सामान्यतः भार होता है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ये बात कर ले अपने को, तो देखो संतुलित, असंतुलित, संतुलित या असंतुलित। अब आपको पता है क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में कितना भी लोड जोड़ सकते हैं अपने को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका राइट आंसर असंतुलित लोड होता है, अपने गणना नहीं कर सकते, मतलब कितना भी लोड मतलब जुड़ सकता है आगे। ठीक है, असंतुलित लोड होता है, कभी फिक्स लोड नहीं होता है। और एक बात और आपको, जो वितरण प्रणाली डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है, जो केसीएल व केवीएल का नियम होता है ना, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होते हैं, वो हमेशा लागू नहीं होते किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट के अंदर। ठीक है, अब बात करें शिरोपरी लाइन के अंदर, शिरोपरी लाइन में चालक, जो शिरोपरी लाइन है उसमें जो चालक का आकार का चयन है किस नियम के अनुसार किया जाता है, तो हमेशा केल्विन का नियम राइट आंसर कर देना, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब बात करें शिरोपरी लाइन होती है, जो ओवरहेड लाइन होती है, प्रयुक्त इंसुलेटर किसके बने होते हैं, तो पोर्सिलिन सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, पोर्सिलिन के इंसुलेटर बनाए जाते हैं दिए गए ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 132 केवी, ठीक है, किलो वोल्ट संचरण लाइन है, संचरण लाइन किस प्रकार के विद्युत रोधक उपयोग में किया जाते हैं। हमने पूछ रहा है ये जो इंसुलेटर होते हैं वो किस प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। देखो 132 केवी है तो अपने को पता है कि बहुत हाई वोल्टेज की ये लाइन है। ठीक है, तो अपने डिस्क का उपयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, डिस्क का उपयोग करेंगे। अब आपको बता दूं एक डिस्क है जो कितने वोल्टेज को सहन कर सकती है। ठीक है, एक डिस्क है वो कितने वोल्टेज को सहन कर सकती है, कमेंट करके बता देना। 4-5 क्वेश्चन का पूछा है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक त्वचा का प्रभाव है किन कारकों पे निर्भर करता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी करता है, आपूर्ति पर करता है, सप्लाई आवृत्ति पर। ठीक है, और उसके बाद अपने बात करें कंडक्टर की पारगम्यता और उपयोग, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देख लो त्वचा का प्रभाव जो स्किन इफेक्ट है वो सभी पर उपयोग करता है। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर के, जी श्रेणी की एमसीबी का उपयोग होता है। जी श्रेणी की एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, वो किसके लिए उपयोग होता है, तो इंडक्टिव लोड के लिए अपनी जी प्रकार की जो श्रेणी एमसीबी होती है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करें अपने, एक होता है एल श्रेणी की एमसीबी का उपयोग किस में किया जाता है, तो जो रजिस्टिव लोड होता है ना उसके लिए एल प्रकार की एमसीबी का उपयोग किया जाता है, एल श्रेणी की एमसीबी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करें अपने जो एमसीबी होती है, जी श्रेणी एमसीबी होती है, जो हेलोजन लैंप होते हैं ना, हेलोजन लैंप उसमें प्रयोग की ली जाती है। ठीक है, हेलोजन लैंप में। और अपने बात करें जो जो रजिस्टिव लोड के लिए होती है और एल प्रकार की उपयोग में लेते हैं, वो किस लिए कहते हैं, ओवंस गीजर में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, ओवंस गीजर अपनी बात करें तो उसमें उपयोग में ली जाती है, कौन सी, एल प्रकार की। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, अगली नेक्स्ट वीडियो है तो कल आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।